हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ये आज पहला लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स, ठीक है। और देखोगे कि इस चैप्टर से हर साल अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप करने का तो सोचना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है। अगर तुम्हारा इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया तो तुम्हारे फ्यूचर जो तुम साइंस अगर लोगे 11-12 में तो तुम्हारा बहुत ही काइनेमेटिक्स पढ़ने में तुमको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज काइनेमेटिक्स तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है और ध्यान पूरा होना चाहिए चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जब वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपना नोट्स कॉपी, ताकि तुरंत अपना सेल्फ नोट्स बनाते रहो, वो कॉपी अपने साथ में लेकर बैठो, हाथ में पेन लेकर बैठो। एंड दैट इज़ द वे पढ़ाई ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। दैट्स द करेक्ट वे टू स्टार्ट। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बकर बकर बहुत कर लिए हम लोग। अब पहले देख लेते हैं कि किसने मुझे होमवर्क भेजा है। वेरी गुड, तनिष्ठा, स्टडिंग इन सेंट पॉल्स बोर्डिंग डे स्कूल फ्रॉम कोलकाता। So Tanishta has sent me the homework, and this is only one page of the homework that she has sent. Rather, she has sent me more number of pages. Okay, and another is Shadman from Saint Joseph School, Bhagalpur. ये शादमान का होमवर्क मैं लगभग हर वीडियोस में कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो वन पेज ऑफ द होमवर्क सेंट बाय हिम। आज जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का जिसको हम समझने वाले हैं वो है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से सुनो, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, शायद नहीं भी पढ़े हो, कोई बात नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल क्वांटिटीज पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे, इसलिए कोई डाउट नहीं है। अब वही फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, क्या क्या? स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। भैया क्या है स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज उन फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होता है, ठीक है। सुनने में लग रहा है बहुत बड़े बड़े टर्म्स मैंने यूज़ कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वैसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका ज़रूरत होता है? मैग्नीट्यूड का, यानी सिर्फ वैल्यू का ज़रूरत होता है। ऑब्वियसली जब हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं उसमें यूनिट है ही, यूनिट उसमें अंडरस्टूड है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को लेकर हम मैग्नीट्यूड मीन कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट का ज़रूरत है स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो दूसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही। व्हेन आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड मैं जब सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बोल रहा हूँ इसका मतलब कि उसमें यूनिट ऑलरेडी है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, उसी को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। ये बात अब हम दूसरे बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या हमें चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, प्लस जो स्केलर क्वांटिटी में नहीं चाहिए था लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में चाहिए वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मुझे मेंशन करना है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ मुझे चाहिए, तभी मैं वेक्टर क्वांटिटी को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो एक बार जिस्ट दे देते हैं। अब एग्जांपल से हम समझेंगे। अभी आई नो नथिंग इज वेरी मच क्लियर, पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर तभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। तो स्केलर क्वांटिटी का सबसे पहला चीज़ जो हमने देखा कि उसमें बस हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, उसको समझेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में बहुत क्लियरली आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं मास, ठीक है। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो सपोज तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg,
तो तुम क्या उसको बोलोगे 10 kg और कोई डायरेक्शन उसके साथ बताते हो? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। मास के साथ डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? मास मास है, उसमें डायरेक्शन का तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 kg का मास है तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे 10 kg मास। तो ये जो 10 kg है, दिस 10 kg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास। सो तुम बस मैग्नीट्यूड बोल रहे हो ना, तुम डायरेक्शन वगैरह कुछ बोल नहीं रहे हो। तो 10 kg इज द मास, दैट्स ऑल, एनफ, स्टोरी एंड हो गया वहीं पे। मैग्नीट्यूड बोल के तुम्हारा स्टोरी वहीं एंड हो गया। तुम्हारा डायरेक्शन को तुमको वहाँ नहीं बोलना है, कुछ डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। उसी तरह से अगर तुम बात कर रहे हो स्पीड की, ध्यान से समझो स्पीड, तो तुम गाड़ी चला रहे हो सपोज 80 किलोमीटर पर आवर, भाई इतना बहुत फास्ट हो जाएगा, इतना मत चलाना, लेकिन एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम गाड़ी चला रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तुम बाइक चला रहे हो, तो ये तुम्हारा स्पीड हो गया। इसमें तुम नहीं बता रहे हो कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड बता रहे हो कि 80 किलोमीटर पर आवर, इतना ही बस बता रहे हो, तो ये तुम्हारा स्पीड हो गया और ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसीलिए स्पीड को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से कुछ और स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स हमारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। जैसे 2 एग्जाम्पल तो मैं बोल दिया, मास बोल दिया, फिर मैंने क्या बोला, स्पीड बोला। उसी तरह से लेंथ, लेंथ भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, उसमें भी डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक नहीं बनता है। टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, कान खोलकर सुन लो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसी वीडियो में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तब पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से अभी थोड़ा सा टेक इट फॉर ग्रांटेड, अभी ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि लॉजिक लगाने के लिए अभी टाइम बचा हुआ है। हम समझाएंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, तब तुमको सब चीज़ क्लियर होगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठाते चले जाओ कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल्स क्या क्या है। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो मैं बताऊंगा, पूरा अच्छा से स्टोरी क्लियर होगा। अभी डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी तरह से एनर्जी, पावर, प्रेशर, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बुक में लिखा हुआ है। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हो गया। क्यों स्केलर क्वांटिटीज है? बिकॉज वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इट कंप्लीटली। ठीक है, तो तुम्हारे बुक में स्केलर क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन है उसको पढ़ देते हैं। Scalar quantities are the physical quantities which are expressed only by their magnitude. That's all. Moving to the vector quantities. अब जो दूसरा तरह का फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला था तुमको कि वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस क्या चाहिए? डायरेक्शन भी बोलना है तुमको। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज? वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक बॉडी है, तुमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, व्हेन यू आर सेइंग 10 न्यूटन, दिस इज व्हाट? दिस इज द मैग्नीट्यूड। लेकिन तुमको ये बताना जरूरी होता है कि 10 न्यूटन का फोर्स तुमने किस डायरेक्शन में लगाया। 10 न्यूटन फोर्स ईस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, वेयर? तो जब तुमने डायरेक्शन उसके साथ बता दिया तभी इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। फोर्स का मीनिंग तभी कंप्लीट होता है जब हम उसका डायरेक्शन को बताते हैं। इसीलिए हमेशा अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, यानी पृथ्वी के तरफ वो खींच रहा है। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन को हमेशा बोलते हैं इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यानी फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर तुम मिस आउट कर जा रहे हो डायरेक्शन बोलना तो तुम्हारा मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जहां पे तुमको डायरेक्शन का एक महत्वपूर्ण रोल है, वैसा फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, आप तुम उसको रट लो। तो एक तो हो गया फोर्स जो मैंने बोला अभी, दूसरा हो गया वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी तो अभी इसी वीडियो में नहीं, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर करेंगे। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है।
फिर से सुन लो ध्यान से, क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। नो डाउट, डाउट कैसे नहीं होगा, डाउट तो भरा हुआ है, आई नो दैट। अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तभी तुमको क्लियर होगा कि क्यों डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि दिमाग में अभी एग्जाम्पल्स को बैठाते चले जाओ, रटते चले जाओ, कुछ थोड़ा बहुत तो रटना ही होता है भैया। तो अभी समझने से पहले टेक फॉर ग्रांटेड कि जो सर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, फिर हम समझेंगे धीरे धीरे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी को थोड़ा समझ लेते हैं। वेलोसिटी क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने स्पीड के बारे में बोला था, ठीक है। तो स्पीड को मैंने क्या बोला था, किस तरह का क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तुम जा रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो तुम्हारा स्पीड हो गया। लेकिन अगर तुमने बोल दिया 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तुमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है, इसको अब हम स्पीड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया, ये तो वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये क्या क्वांटिटी बन गया, वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो इसको अब हम स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको अब हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। थोड़ा जोर से बोल दो, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यानी पिक्चर अब क्लियर हो रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। स्पीड क्या है, स्पीड अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तब हम स्पीड उसको बोलते हैं। अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। पिक्चर क्लियर है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे हम स्टडी करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। कुछ एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ठीक है। फोर्स, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स ओनली, तो उसके वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक्सेलरेशन वर्ड सुन के टेंशन मत लेना, क्योंकि इसी चैप्टर में हम एक्सेलरेशन को भी पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी याद कर लो, रट लो क्या क्या एग्जांपल्स है वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेस्ट वर्सेस मोशन, ठीक है। आई थिंक क्लास 6 से पढ़ रहे हो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो इसीलिए समझो अब अभी क्या लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, डेफिनेशन को समझो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, किसी भी बॉडी को हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन के बाद क्या लिखा हुआ है, इतना तो समझ में आ गया कि अगर वो अपना पोजिशन चेंज नहीं करता है तब हम उसे रेस्ट में कहेंगे। लेकिन यहीं पे स्टोरी एंड नहीं हुआ, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसको मत मिस करना। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के तुलना में, रेस्पेक्ट में, अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तभी वो रेस्ट में है। नहीं समझ में आया? आ गया है कुछ लोगों को, कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट है और कुछ लोग वेरी इंटेलिजेंट है। आ भी गया होगा तो मेरा काम है समझा देना। मैं समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखो यहाँ पे मान लो कि एक ट्री है, एक पेड़ है, ठीक है। पेड़ के नीचे एक खरगोश है बैठा हुआ, ठीक है। खरगोश बहुत अजीब सा बना है, लेकिन तुम कंसिडर कर लो कि दिस इज द रैबिट सिटिंग अंडर अ ट्री। नाउ फॉर दिस रैबिट, समझो चीज को, for this rabbit which is the immediate surrounding, the tree around it, इस रैबिट के लिए इसके आसपास का इमीडिएट सराउंडिंग क्या होगा, ये ट्री होगा, एक या फिर इसके बगल में कोई स्टोन रखा हुआ है वो स्टोन होगा। जो भी उसके इमीडिएट सराउंडिंग्स में है उस सभी ऑब्जेक्ट्स को हम उसके इमीडिएट सराउंडिंग्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो इमीडिएट सराउंडिंग का ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। तो ये ट्री तो रेस्ट में है, चलो, तो ये ट्री के रेस्पेक्ट में अगर इस रैबिट का पोजीशन चेंज हो रहा है, इस ट्री के रेस्पेक्ट में अगर इस रैबिट का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी रैबिट अगर आगे आ गया तो अभी इस ट्री के रेस्पेक्ट में, ट्री के तुलना में इसका पोजीशन चेंज हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये रैबिट किस स्टेट में है, मोशन में है। अदरवाइज अगर चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये रैबिट रेस्ट में है।
एक ही जगह पर बैठा हुआ है, क्योंकि अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के किसी भी एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के तुलना में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तब हम उसे रेस्ट में बोलेंगे, या फिर अगर चेंज कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोशन में। क्यों इतना ज़रूरी है ये लिखना विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स? क्यों इतना ज़रूरी है इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में ये फ्रेज को डालना? क्यों इतना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, समझो अब तुम। अगर ये रैबिट चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, एकदम शांत से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब अगर आके कोई बोलता है कि द रैबिट इज इन मोशन, तो भैया तुमको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि रैबिट तो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है, आप बोल रहे हो कि वो रैबिट इज इन मोशन। लेकिन क्या वो इनकरेक्ट है? वो इनकरेक्ट, फुल्ली इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो बोला कि द रैबिट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द सन, सूर्य के रेस्पेक्ट में ये रैबिट मोशन में है, तो वो गलत नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अर्थ जो रेवोल्यूट कर रहा है उसके चारों तरफ घूम रहा है, यानी अर्थ तो मोशन में है। सन के रेस्पेक्ट में कोई अगर सन में बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि पृथ्वी तो मोशन में है, और उस पृथ्वी में बैठा हुआ एक रैबिट वो भी मोशन में है। तो अगर हम सूर्य सन के रेस्पेक्ट में देखें तो वो रैबिट मोशन में है, लेकिन अगर हम उसके इमीडिएट सराउंडिंग जो पेड़ है, पौधा है, जो रेस्ट पर है, इमीडिएट सराउंडिंग के किसी ऑब्जेक्ट के तुलना में देखें तो वो रेस्ट में है। यानी रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। इसीलिए लास्ट लाइन जो रेड में मैंने लिख दिया है, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स बट दे आर ऑलवेज रिलेटिव। आप ये एकदम से एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकते कि ये रेस्ट में ही है, आपको लिखना वो रिलेटिव होता है, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में उसको हम रेस्ट में या मोशन में बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एकदम इतना सन और इतना ज़्यादा बड़ा एग्जांपल लेने का क्या ज़रूरत है? अब सिंपल एग्जांपल समझो, तुम बस में चुप से बैठे हो, बिल्कुल हिल नहीं रहे हो, डुल नहीं रहे, एकदम शांत बैठे हो, ठीक है? तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा वाई आर यू सिटिंग एट रेस्ट? तुम चुपचाप बस में रेस्ट पोजीशन में क्यों बैठे हुए? तुम तो रेस्ट में बैठे हुए क्योंकि तुम्हारा इमीडिएट सराउंडिंग्स की तुलना में तुम रेस्ट में बैठे हुए। लेकिन अगर वो बस मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन बस मूव कर रही है लेकिन तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तो बस के अंदर के लोगों के लिए तुम रेस्ट में हो, लेकिन बस के बाहर के सराउंडिंग्स के लिए, क्योंकि बस मोशन में है तो तुम भी आगे मूव कर रहे हो बस के साथ, तुम मोशन में हो। यानी रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट के तुलना में हम मोशन और रेस्ट को बोलते हैं, कंपेयर करते हैं, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यानी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाने पर मोशन और रेस्ट भी किसी भी बॉडी का चेंज हो जाता है, उसका स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो सकता है। इसीलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन में, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, उसके इमीडिएट सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में उसका क्या स्थिति है, उसे ही हम रेस्ट और मोशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन को एक बार पढ़ देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा लॉजिक। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये हो गया रेस्ट का डेफिनेशन। और आगे क्या लिखा हुआ है? मोशन का डेफिनेशन। वाइल अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। आई होप क्लियर है स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। वन डिमेंशनल मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही है मोशन इन वन डायमेंशन। तो चैप्टर का नाम ही है, पहले ले जाते हैं चैप्टर का नाम की तरफ। देखो चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन क्या होता है? अभी तो समझ गया मोशन क्या होता है। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। मोशन इन वन डायमेंशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन है। यानी जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और इसी चैप्टर में हम ये वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आता है, स्कूल लेवल एग्जाम में, डिस्टेंस का डेफिनेशन पूछता है, उसका एसआई यूनिट पूछ देता है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब डेफिनेशंस को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस क्या होता है, पहले समझने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तुम्हें जाना है, तुमने ये रास्ता कवर किया है, ऐसे करके तुमने, ये रास्ता है मान लो, ठीक है, कर्व्ड पाथ।
जो कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ को फॉलो करके तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ, जो लेंथ है, जो एक्चुअल लेंथ है पाथ का, वो हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। तुम यहाँ पे बी पर पहुंच गया, तुमने बोला कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जितना एक्चुअल लेंथ है, जितना रास्ता का लेंथ है, वही हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, तुमने उतना डिस्टेंस कवर किया। इसलिए डेफिनेशन क्या है, द लेंथ, डेफिनेशन को अब देखो, द लेंथ ऑफ पाथ, उस पाथ, उस रास्ते की दूरी, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी, ट्रैवर्स्ड का मतलब ट्रैवल्ड, ठीक है, ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। द पाथ मे नॉट बी स्ट्रेट, जरूरी नहीं है कि ये रास्ता एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ये कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस रास्ते पर, एक्चुअली जिस रास्ते पर चलकर तुमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचे हो, वो हो गया तुम्हारा, उस पाथ का लेंथ हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। पहले भी मैंने बोला कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एस से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। ये ऑलरेडी पढ़े हो हमको, मुझे लगता है लोअर क्लासेस में। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम से लिखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग। बहुत सारा चीज समझना है, इतना इजी टॉपिक ये नहीं है, कंसेप्चुअल है, अभी तो समझना शुरू हुआ है बस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल point या position, whatever, the shortest distance from the initial to the final position of the body is the magnitude of displacement। समझो, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से बी तुमने ये कर्व्ड पाथ फॉलो करके ए से बी तुमने पहुंचा, ठीक है। अब क्या ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल भी नहीं। ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, उसका बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ए से बी के बीच में, इमेजिनरी लाइन हो चाहे रियल पाथ हो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, वो रास्ता होगा द शॉर्टेस्ट लेंथ ए से बी के बीच में। यानी ए से बी के बीच का ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ को क्या हम बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ए से बी में जो मैंने कर्व्ड पाथ, जिसको एक्चुअली मैंने जिस पाथ पे चलकर मैंने कवर किया, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो सबसे छोटा रास्ता, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, एंड इट्स डायरेक्शन, ये इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन होता है, तभी ना इसका डायरेक्शन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। क्या लिखा है, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के तरफ, यानी ए से बी के तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डायरेक्शन उसमें बोलना मुझे कंपलसरी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन को भी हमने डिफाइन कर दिया कि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट उसका डायरेक्शन होता है। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी उसमें हमने मेंशन कर दिया है। तो अगर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता चल गया, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ही उसका डायरेक्शन होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस सिंबल से करते हैं, एस, लेकिन सिर्फ एस नहीं, सिर्फ एस करेंगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस के ऊपर हम एक छोटा सा एरो ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंबल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस, और उसके ऊपर एक एरो बना हुआ है। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, इसका भी मीटर होता है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ चीज़ों को समझना है, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे ना, वहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंसेस है।
6 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, लेकिन इसको रटने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। रट तो सब कोई लेता है, लेकिन रट्टा मारने से भाई कुछ नहीं होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो जो पॉइंट्स को अभी समझ में आ जाएगा उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वापस से समझेंगे। डिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। यानी जिस रास्ते को एक्चुअली बॉडी ने ट्रैवर्स किया, जिस रास्ते पर चला, ट्रैवर्सिंग हुआ, उस रास्ते का लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही, इन अ सर्टेन टाइम। दैट इज में जो मैंने अभी बोला वो लिखा हुआ है, मतलब अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज कोई बॉडी है जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट से उसने स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए से स्टार्ट होने के बाद वो वापस उसी पॉइंट पर लौट गया, ए पर ही वो आके लौट गया, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि वो ए से चला, घूमते फिरते वापस ए पर आके लौट गया, यानी इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर कोइंसाइडिंग, दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि वापस वो अपने ही पॉइंट पर आ गया। तो इस केस में व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? ध्यान से सुनो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भैया इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, क्या दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है? नहीं, जीरो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। यानी ऐसा अगर हुआ कि बॉडी अपने ओरिजिनल, अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट गया है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि बॉडी ने अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ गया। ऐसा केस में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हुआ है? डिस्टेंस जीरो है? बिल्कुल भी नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता, जिस रास्ता से चला गया, जो बॉडी ने ट्रैवर्स किया, जिस रास्ता पर बॉडी ने ट्रैवर्स किया, उस रास्ता का जो दूरी है, जो लेंथ है, वो जीरो कैसे हो सकता है? उसका तो कोई ना कोई लेंथ जरूर है। उस लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। जिस रास्ते से उसने चला और चलते हुए वापस अपने पॉइंट पर आ गया, तो वो जो रास्ता का लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलेंगे। इट विल डेफिनेटली बी नॉट अ जीरो, इट विल हैव सम वैल्यू। तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ऐसा एक एग्जांपल हमने देखा अभी, ठीक है। ये समझ में आया कि डिस्टेंस कैन बी नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इट मे बी जीरो। तो ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें देखो कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा अभी। यस, पॉइंट नंबर 6 को देखो। अभी हमने पॉइंट नंबर 6 को समझा है। इट मे नॉट बी जीरो इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्टेंस का देखो कि डिस्टेंस जीरो नहीं होना, डिस्टेंस हो सकता है जीरो नहीं हो, इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, बट इट कैन नॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट नॉट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन डिस्टेंस जीरो है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा समझ में आया? क्योंकि अगर ये रोटेशन, ये पूरा, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो नहीं है, तो कभी भी डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसी तरह 6th पॉइंट को समझो। इट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इफ डिस्टेंस इज जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है, यानी कोई दूरी ही कवर नहीं किया है बॉडी ने, डिस्टेंस इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट तो डेफिनेटली जीरो होगा ही। बट इट कैन बी जीरो, वो जीरो तब भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तब भी जीरो हो सकता है इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्टेंस नॉन जीरो होने के बावजूद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जो एग्जाम्पल हमने अभी समझा, ठीक है। तो चलो 6th पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पर, जिस पाथ से बॉडी ने ट्रैवल किया उस पाथ पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो पाथ का डिस्टेंस को ही हम, पाथ का लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, तो डेफिनेटली पाथ पे तो डिपेंड करेगा ही। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, उसमें पाथ का कोई लॉजिक नहीं है, पाथ का कोई जरूरत नहीं है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो क्या है थर्ड पॉइंट? डिस्प्लेसमेंट में डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। क्लियर है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। बहुत सिंपल चीज है, इसको समझना। देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तुमने यहां से ट्रैवल किया, इधर गया, पॉइंट ए से तुमने पॉइंट बी ट्रैवल किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। हो सकता है तुमने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, हो सकता है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? अब समझो, तुमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए, तुमने इधर से इधर गया, पॉइंट बी के तरफ गया, ठीक है, और ये तुम्हारा सपोज 10 किलोमीटर तुमने कवर किया। तो अगर हम इस साइड, यानी तुम राइट साइड मूव किया, ए के राइट साइड तुमने मूव किया, तो उसको राइट साइड को हम प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन से शो करते हैं। तो हमने ये कन्वेंशन है, तुम उसको भी नेगेटिव शो कर सकते हो, लेकिन जनरली हम जो पॉजिटिव राइट साइड को शो करते हैं। तो राइट साइड में अगर तुमने मूव किया, तो सपोज 10 किलोमीटर तुमने मूव किया, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस 10 किलोमीटर। अब तुम वापस बी से तुम ए पर आते हो, तुम्हारा डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो डायरेक्शन का तो बताना बहुत जरूरी है। तुमने 10 किलोमीटर वहां भी ट्रैवल किया, बी से ए पर आने में भी सेकेंड टाइम जो तुम बी से ए पर आ रहे हो, वो भी तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। लेकिन 10 किलोमीटर बोलने से तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे अगर मेंशन कर दूं -10 किलोमीटर, तो माइनस साइन से पता चल रहा है कि डायरेक्शन अब इसका लेफ्ट वर्ड्स हो गया है, यानी ऑपोजिट हो गया है। तो ये प्लस और माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। तो प्लस और माइनस साइन से हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, हम प्लस या माइनस साइन उसमें लिखते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। और ये प्लस और माइनस साइन क्या है? ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट को देखो, इट कैन बी मोर, डिस्टेंस का कॉलम को हम पढ़ रहे हैं, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, मोर देन। ऑब्वियसली इस केस में देखो, ए से बी तुमने चला, तुम अगर चलते हो 15 किलोमीटर तुम चलते हो, और ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, हो सकता है वो 5 किलोमीटर ही हो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। तो हमारा डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, हो ही सकता है। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से भी समझा कि डिस्टेंस कैन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। और हो सकता है तुमने एक्चुअली ए से बी स्ट्रेट लाइन रास्ता को ट्रैवल किया, तुमने ये कर्व्ड पाथ को फॉलो नहीं किया, ए से बी के बीच कोई स्ट्रेट रोड है और तुमने वो स्ट्रेट रोड पे चला, तो उस केस में तुम्हारा जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा और तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट में। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट में? इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो नहीं सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट्स है, इस पर थोड़ा तुम सोचना। आई थिंक जितना क्लियर हो सकता था उतना मैंने कोशिश किया, फिर भी कुछ डाउट्स हो सकता है कि अभी भी थोड़ा दिमाग में रह जाए। थोड़ा सा तुम सोचना और इस वीडियो को फिर से एक बार सुन लेना अगर डाउट है एक्सप्लेनेशन पार्ट को, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा सोचना होगा, इसीलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं। और होमवर्क क्या मैंने दिया? होमवर्क मैंने दिया, राइट 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो अभी अभी हमने 6 डिफरेंसेस को पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वही डिफरेंसेस को लिखना, लिखने के साथ साथ इसको समझते हुए लिखना। बस रट्टा मार के मत लिख देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, लॉजिक क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फंस जाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके
6 पॉइंट्स को लिखना, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। और लिखकर कहाँ भेजना, इधर sunando.debnath@yahoo.com पर भेज देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर 2 में फिर मिलते हैं।